तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसा कि बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो एंथर है, जो कि स्टेमन का जो टर्मिनल एंड वाला पार्ट होता है, उस स्टेमन में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं जनरली मोस्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर, जिसको हमने कहा था एंथर का जो टाइप कहा था कि टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड डाइथिकस एंड द टेट्रास्पोरेंजिड। तो हमने कहा था कि कोई भी जो एंथर जो है, जो कि टेट्रागोनल एक स्ट्रक्चर के रूप में हमको दिखाई देता है, उसके चारों कोनों पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। और जो हर माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, हर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके अंदर बिल्कुल सेंटर में, यानी ये कह सकते हैं एंथर वॉल से घिरा हुआ जो सेंट्रल पेरेनकाइमेटस मास ऑफ सेल जो पाया जाता है, द पेरेनकाइमेटस मास ऑफ सेल जो पाया जाता है, उसको हमने एक नाम दिया था क्या? स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या कहा था हमने? स्पोरोजीनस टिश्यू। ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, हम सबको पता है स्पोरोजीनस टिश्यू डिप्लॉइड पार्ट होता है, स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये 2n है, यानी डिप्लॉइड पार्ट है, हमें पता है यहाँ पर। और ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, इसके अंदर जितनी भी सेल्स पाई जाती हैं, इस स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर जितनी भी सेल्स पाई जाती हैं, वो लगभग सभी की सभी सेल्स ही किस तरीके से काम करती हैं बेटा? वो काम करते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में काम करते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती हैं, आप इनको शॉर्ट में एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें पोलन मदर सेल भी कह सकते हैं। और चूंकि ये स्पोरोफिटिक जनरेशन का ही पार्ट है भाई, जो स्पोरोजीनस टिश्यू जो है उसकी हर सेल का नाम है, तो ये भी बेटा क्या होंगे? डिप्लॉइड होंगे। अब ये जो डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती हैं, जो एक प्रकार से मियोसाइट सेल्स का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। जो एमएमसी सेल्स जो होती हैं, एमएमसी सेल्स यानी जिनको हमने पीएमसी पोलन मदर सेल्स भी कहा, आर द एग्जाम्पल ऑफ आर द एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ मियोसाइट सेल्स। कौन सी सेल्स है बेटा? ये मियोसाइट सेल्स। ठीक है, आप मियोसाइट्स लिख सकते हैं। और बेटा याद रखिएगा, आप चाहे प्लांट्स में पढ़ें चाहे एनिमल्स में पढ़ें, सभी में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी कोई भी जो सेल्स जो होती हैं, जो होती डिप्लॉयड हैं लेकिन मियोटिक डिवीजन यानी रिडक्शनल डिवीजन करती हैं, और उनसे जो भी बने, जैसे मैंने कहा माइक्रोस्पोर मदर सेल रिडक्शनल डिवीजन करेंगी तो क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर या पोलन बनेंगे। ऐसे एनिमल्स में भी कई सेल्स होती हैं जो कि रिडक्शनल डिवीजन करते हैं, जो आप जूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन के अंदर जब स्पर्म और ओवम बनते हैं तब आप देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो सेल्स हैं, ये मियोसाइट सेल्स का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये मियोसिस करेंगी। तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जब मियोसिस करेंगी तो इनके मियोसिस से क्या बनेंगे बेटा? इनके मियोसिस से बनेंगे इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, यहाँ ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उनके अंदर क्या बन जाएंगे बेटा? पोलन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बेटा? पोलन्स बन जाएंगे। आप पोलन्स कहो चाहे माइक्रोस्पोर्स कहो, एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। तो क्या बन जाएंगे यहाँ पर? माइक्रोस्पोर्स, या फिर आप कह सकते हैं पोलन। हालांकि बेटा टेक्निकली दोनों शब्द थोड़ा अंतर रखते हैं, जिसको अभी आगे हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, फिलहाल हम ये कहेंगे माइक्रोस्पोर या पोलन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो पोलन जो होते हैं या माइक्रोस्पोर जो होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो हम आसानी से यू डिफाइन कर सकते हैं कि क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्शन
of haploid microspores और पोलन्स, ठीक है, और पोलन्स बाय द रिडक्शनल डिवीजन यानी मियोसिस बाय द रिडक्शनल डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जिनको आप पोलन मदर सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है कहाँ है, पोलन में है, तो आप एंथर में है तो आप एंथर भी लिख सकते हैं, ऑफ एंथर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो एंथर है उनकी जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उनके अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उस स्पोरोजिनस टिश्यू की जो डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं वो मियोसिस करती हैं और उससे क्या हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर या पोलन का फॉर्मेशन होता है, और यही है क्या बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा भी और समझने वाली बात है। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि जो एंथर के अंदर ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, ठीक है, कोई भी एक, ये मान लीजिए मैंने कहा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल हम ले लेते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती है ना, ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी, बार बार मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू की सारी सेल्स में क्षमता होती है कि वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम कर सके, इस बात को याद रखिएगा। तो ये कौन सी सेल है बेटा, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, या पोलन मदर सेल्स। एक बात तो ये कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल जो होती है ना, इनके चारों तरफ एक, ध्यान रखिएगा, एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो उसे घेरे रहता है। तो हम ये कह सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर सराउंडेड बाय अ सब्सटेंस, एक पदार्थ पाया जाता है इनके चारों तरफ, इस बात को जरूर ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, इसलिए याद रखना है। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के चारों तरफ ये जो सब्सटेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है बेटा क्या, कैलोज। तो ये तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स किससे घिरी हुई रहती हैं, तो वो घिरी हुई रहती हैं सराउंडेड बाय द कैलोज, जो एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, कैलोज का कवर पाया जाता है। अब क्या होता है कि मियोसिस जब आपने पढ़ा था 11th क्लास में, पढ़ा भी होगा आपने, तो आपको पता है कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या कोई भी सेल जब मियोसिस करती है तो पहले पहले मियोसिस फर्स्ट होता है, क्या होता है बेटा, मियोसिस फर्स्ट। इस मियोसिस फर्स्ट को आपने पढ़ा है रिडक्शनल डिवीजन के नाम से। फर्स्ट मियोसिस जो होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर अगर यहाँ 2n है तो n हो जाते हैं, इसलिए हम उसको रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जानते हैं, और ऐसे में दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं। फर्स्ट मियोसिस जब होगा तो क्या होगा बेटा, दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी जिनको डायड ऑफ सेल्स नाम दिया जाता है, याद है आप लोगों को। फर्स्ट मियोसिस जब होता है तो क्या बन जाती है बेटा, डायड ऑफ सेल्स बन जाती हैं। ये दो सेल्स बन गई। अब फिर सेकेंड मियोसिस भी होगा बेटा। अब सेकेंड मियोसिस जो होता है उसके सारे इवेंट्स जो होते हैं ना माइटोसिस के जैसे ही होते हैं, आपको याद होगा। और जब सेकेंड मियोसिस होगा यानी मियोसिस का दूसरा स्टेप कह सकते हैं, मियोसिस में दो स्टेप आते हैं ना, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, जब सेकेंड हो जाएगा तो हमारे पास में बेटा
4 ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगी, या ये कह सकते हैं जितनी भी, जैसे 2 डॉटर सेल तो 4 डॉटर सेल्स बनाएंगी, और वो जो 4 डॉटर सेल्स जो बनेंगी ना, उनको टेट्राड कहा जाएगा। उनको क्या कहा जाएगा? टेट्राड ऑफ सेल्स। फिलहाल मैं अभी लिख देता हूं क्या बनेंगी। 4 सेल्स का ग्रुप बनेगा, यानी टेट्राड कह सकते हो। आप यूं भी कह सकते हो माइक्रोस्पोर टेट्राड, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या? माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या नाम होगा बेटा? माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि इसमें 4 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, 4 सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है। लेकिन बेटा यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर टेट्राड जो बनता है, उसमें आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि जो मोस्ट ऑफ जो डाइकोट्स होते हैं, उनके अंदर जो टेट्राड बनता है ना बेटा, उनके अंदर जो टेट्राड बनता है, यानी 4 सेल्स का जो ग्रुप बनता है, वो चारों सेल्स जो होती हैं वो टेट्राहेड्रल शेप के अंदर अरेंज रहती हैं। चारों सेल्स जो होती हैं वो टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज रहती हैं। आप समझते रहे टेट्राहेड्रल शेप? जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो कार्बन जो होता है उसकी जो वैलेंसीज जो होती हैं वो किस तरीके से, किस दिशा में रहती हैं, तो टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज रहती है। वैसे यहाँ पर भी जो यहाँ पर जो चार जो डॉटर सेल्स बनेंगी, वो एक दूसरे के साथ में ऐसे अरेंज रहेंगी टेट्राहेड्रल शेप में। आप बोलोगे यहाँ 4 सेल्स कहाँ दिखा रहे हैं सर, तो बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो पता चलेगा कि एक सेल ये रही, दूसरी सेल ये रही, तीसरी सेल ये रही, और एक मान लीजिए बोर्ड के पीछे। तो इस तरीके से जो शेप बनेगा वो आप समझेगा 1 2 3 और 1 4, यानी टेट्राहेड्रल शेप बनेगा। तो इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड कह सकते हैं, जो कि डाइकोट्स में पाया जाता है। क्या? डाइकोट्स में जो टेट्राड बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। ठीक है। अब किन में मिलेगा ये? मैंने कहा ये मिलेगा किन के अंदर? अगर एग्जाम्पल पूछा जाता है कि डाइकोट्स में किस टाइप का मिलता है, तो हम कहेंगे इन मोस्ट ऑफ डाइकोट्स जो होते हैं, इन मोस्ट ऑफ डाइकोट्स के अंदर, डाइकोटिलिडन्स कह सकते हैं ना, उनमें आपको टेट्राहेड्रल टेट्राड मिलेगा। लेकिन अगर हम कहें कि जो मोनोकोट्स जो होते हैं, उनके अंदर, मोनोकोट्स की फैमिलीज आपको पता होंगी। जनरली हम लोग जब नाम लेते हैं मोनोकोट्स का, तो हम लिलिएसी और ग्रेमिनी के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप मोनोकोट्स में कहेंगे तो जो 4 माइक्रोस्पोर्स जो बनेंगे, 4 जो माइक्रोस्पोर जो बनेंगे, वो किस प्रकार से अरेंज रहेंगे? ठीक है, वो रहेंगे बेटा आइसोबाइलेटरल शेप में। वो चारों एक ही, यानी 4 माइक्रोस्पोर जो है एक ही लेवल पर आपको दिखाई देंगे, साथ में दिखाई देंगे, ये कह सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है ना बेटा, माइक्रोस्पोर टेट्राड का डायग्राम दे रखा है, 4 माइक्रोस्पोर का ग्रुप बना रखा है ना। टेट्राड का मतलब है 4 माइक्रोस्पोर का ग्रुप। तो ये जो टेट्राड जो है ना, आपको इस तरीके से दिखा रखा है। ठीक है, एक ही लेवल में चारों सेल्स अरेंज है। ठीक है, एक ही लेवल पर चारों सेल्स अरेंज रहती हैं, और इसको हम एक नाम देते हैं बेटा आइसोबाइलेटरल टेट्राड। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा? आइसोबाइलेटरल टेट्राड। ये मान लीजिए हमने कहा इसका नाम है आइसोबाइलेटरल टेट्राड। लेकिन ये मिलेगा किसमें? ये आपको मिलेगा बेटा इन द मोनोकोट्स। ठीक है, लेकिन बेटा जरूरी नहीं है। जनरली हम बात करते हैं तो डाइकोट्स के अंदर जो हमको मिलता है वो तो इस टाइप का मिलता है, और मोनोकोट में इस टाइप का। लेकिन और भी टाइप होते हैं, टी शेप में भी अरेंज रहते हैं टेट्राड कई प्लांट्स के अंदर। ठीक है,
कई में क्रॉस्ड अरेंज भी रहते हैं, कई के अंदर कईयों में लीनियर अरेंजमेंट भी होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। ये बहुत ज़्यादा लेवल की बातें हो जाती है फिर, लेकिन अभी जो हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको इतना ध्यान रखना है। अब बेटा चाहे माइक्रोस्पोर टेट्राड के चारों जो माइक्रोस्पोर टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज हो, चाहे वो आइसोबाइलेटरल शेप में अरेंज हो, कोई सा भी टेट्राड है, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि ये हमारे पास में ये अगर कह रहा हूँ ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ठीक है, क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड है, और इसमें हमारे पास में 4 माइक्रोस्पोर प्रेजेंट हैं। तो बेटा इनके बीच में भी जैसे अभी मैंने बात किया था कि कैलोज पाई जाती है किसके, माइक्रोस्पोर सेल्स के चारों तरफ, वैसे बेटा ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर भी ना आपस में चिपके हुए रहते हैं, आपस में चिपके हुए रहते हैं। किसके थ्रू चिपके रहते हैं, ध्यान रखिएगा, इनके बीच में भी यहाँ पर कैलोज प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, कैलोज, जो इनको आपस में अटैच करके रखता है, कैलोज, ठीक है, बताया था मैंने आपको, एक सब्सटेंस है। तो यहाँ कैलोज प्रेजेंट होता है, क्या होता है, कैलोज, जिससे ये 4 माइक्रोस्पोर जो होते हैं, 4 माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो आपस में अटैच रहते हैं, ठीक है, और उसी 4 माइक्रोस्पोर को मिलाकर ग्रुप को हम क्या कहते हैं बेटा, टेट्राड कहते हैं या माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये बन कहाँ रहे, पहली बात तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया तो 4 माइक्रोस्पोर बने जो कि एक ग्रुप में पाए जाते हैं, उस पूरे ग्रुप का नाम है माइक्रोस्पोर टेट्राड। कहाँ बन रहे हैं ये बेटा, ये बन कहाँ रहे हैं, ये बन रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। जब ये काम हो रहा होता है ना, उसी समय जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, हम जानते हैं, वो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है धीरे धीरे अब वो एक चैम्बर में कन्वर्ट होने लगती है, एक सैक में कन्वर्ट होने लगती है, जिनको पोलन सैक कहते हैं। एक लोब में 2 पोलन सैक हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था शुरुआती कंडीशन में, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब एंथर मैच्योर होता जाता है वो डिहाइड्रेट होता जाता है, आपको याद होगा। ऐसे में एक लोब की दोनों जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो थी, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया भी है, उनके बीच जो टिश्यू होता है वो डिग्रेड होना चालू हो जाता है, और ऐसे में एक लोब के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब कहने का एंथर की एक लोब जो है, 2 लोब है ना, उसमें हर एक लोब के अंदर एक एक कैविटी दिखाई देने लगती है मेच्योर कंडीशन में। मेच्योर एंथर का डायग्राम देख लीजिएगा आप, याद हो तो ऐसे में यूं कह सकते हैं कि जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है वैसे वैसे माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनको हमने कहा था मैच्योर कंडीशन के अंदर एक प्रकार से एक एंथर में 2 पोलन सैक ही दिखाई देंगे, जिनके अंदर आपको ये टेट्राड दिखेंगे। लेकिन साथ ही क्या होगा, अब क्या होगा यहाँ ध्यान रखना, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जितने भी माइक्रोस्पोर्स हैं जैसे 1 2 3 और 1 4, ये सब एक दूसरे से अलग अलग होने लगेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर एक एंजाइम काम में आता है, कैलेज। कैलेज एंजाइम जो है वो इस कैलोज को डिग्रेड कर देता है, और ऐसे में चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। क्या, माइक्रोस्पोर्स अलग अलग हो जाते हैं। और ये जो माइक्रोस्पोर्स जो हैं इनकी प्लॉइडी एन है, टेट्राड की प्लॉइडी भी एन है, याद रखिएगा, एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, आपको ध्यान रखना। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की प्लॉइडी 2n, ये डिप्लॉइड है, ध्यान रखिएगा आप लोग। माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है उसकी प्लॉइडी एन ही होगी, क्योंकि ये मियोसिस का रिजल्ट है, और माइक्रोस्पोर खुद भी क्या होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे। आगे की घटना क्या होगी, अब ये माइक्रोस्पोर धीरे 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 डेवलप होने लगेंगे, इनका विकास होने लगेगा। पहले तो बनेगा पोलन बनेगा, जिसको आप रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, और फिर उसके बाद में मेच्योर मेल गैमेटोफाइट भी बनता है। वो पूरी प्रोसेस भी पढ़ेंगे हम लोग आगे, लेकिन फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे जैसे ये एंथर मैच्योर होगा वैसे वैसे क्या होगा, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स के जो जितने भी माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे अलग अलग होकर पोलन के रूप में काम करना चालू कर देंगे, ठीक है। और जब याद हो लास्ट क्लास में हमने कहा था कि लाइन ऑफ डेहिसेंस, जो कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव जो बताया था
एक लोब की दोनों जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती हैं उनके बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होते हैं उससे ये माइक्रोस्पोर्स बाहर निकल जाते हैं और इनका एक तरीके से डिस्पर्सल हो जाता है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो कुल मिलाकर बेटा ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो है क्या बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस था। ठीक है, चलिए अब बेटा अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक के पास, जिसका नाम है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ पोलन। यहां मैं एक बार फिर क्लियर करना चाह रहा हूं कि माइक्रोस्पोर और पोलन बोलने में हम साथ में यूज में ले लेते हैं, लेकिन कुछ तो अंतर है टर्मिनोलॉजी का। ठीक है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं आगे। प्लॉइडी जरूर याद रखिएगा, मैं यहाँ पर कह दे रहा हूँ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एमएमसी या पोलन मदर सेल्स पीएमसी की प्लॉइडी अगर कहूँगा तो 2n है। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, टेट्राड की प्लॉइडी भी आपको याद रखना है n ही माननी है, हैप्लॉइड माननी है। और जब माइक्रोस्पोर बोलें, ठीक है, या फिर आप पोलन बोलें, तो इनकी प्लॉइडी जब भी आपसे पूछी जाएगी तो वो एन होगी। ये जरूर ध्यान रखिएगा, प्लॉइडी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन की। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन। बेटा पोलन की स्ट्रक्चर समझने से पहले मैं एक टर्म समझाना चाहूंगा, आपको पता भी होगा, लेकिन एक लाइन है एनसीईआरटी की, द पोलन रिप्रेजेंट टू द मेल गैमेटोफाइट। द पोलन, माइक्रोस्पोर भी कह सकते हैं, ठीक है, द पोलन represents to the male gametophyte। यानी कि पोलन मेल गेमिटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, पोलन मेल गेमिटोफाइट का प्रतिनिधित्व करता है। तो पहली बात तो यहाँ पर हमें इस लाइन में मेल गेमिटोफाइट शब्द को समझना है, फिर आगे जाकर बात करेंगे। बेटा आप लोगों को सबको याद होगा, आप सबको ये बात याद होगी, जब आप लोगों ने 11th क्लास पढ़ी थी तब पढ़ा होगा कि किसी भी प्लांट की लाइफ में, किसी भी प्लांट की जो लाइफ है उसमें 2 स्टेजेस आती हैं, याद है? 2 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? अगर मैं कहूं तो प्लांट्स की लाइफ में एक स्टेज है जिसका नाम है स्पोरोफिटिक जनरेशन। क्या बोलेंगे बेटा? स्पोरोफिटिक जनरेशन या स्पोरोफाइट। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। और याद करिएगा कि स्पोरोफाइट किसी भी प्लांट की लाइफ की उस स्टेज का नाम है। स्पोरोफाइट किसी भी प्लांट की लाइफ की उस स्टेज का नाम है जो डिप्लॉयड होती है। क्या होती है बेटा? डिप्लॉयड। और बेटा हमेशा याद रखिएगा, स्पोरोफाइट इज द स्पोर प्रोड्यूसिंग फेज। इसके नाम में ही पता चल रहा है, स्पोरो और फाइट, फाइट का मतलब प्लांट और स्पोरो यानी स्पोर पैदा करने वाली है। तो स्पोर प्रोड्यूसिंग फेज ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द स्पोरोफाइट। क्लियर? जैसे मैं अगर कहूंगा कि आप जो हमारे आसपास में पूरा कोई प्लांट देख रहे हैं तो उसकी रूट भी स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट का पार्ट है, ये कह सकते हैं। स्टेम भी है, लीफ भी है, फ्लावर भी है, एंथर भी है, स्पोर मदर सेल्स भी क्या है? स्पोरोफाइट का पार्ट है। लेकिन बेटा जब स्पोरोफिटिक जनरेशन चलती रहती है तो एक समय ऐसा आता है कि स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर बनाने होंगे। तो कैसे होगा? स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो होती है उसके अंदर होगा बेटा रिडक्शनल डिवीजन यानी मियोसिस। जैसा कि मैंने अभी आपको नाम दिया, स्पोरोफाइट इज अ स्पोर प्रोड्यूसिंग फेज, इट इज अ डिप्लॉयड फेज ऑफ द प्लांट। तो उसमें मियोसिस होगा, और बेटा जब मियोसिस होगा तो स्पोर पैदा होंगे। आपको पता है स्पोर पैदा होंगे, सीधी सी बात है। क्या पैदा होंगे बेटा? स्पोर पैदा होंगे।
और स्पोर की प्लॉइडी मैंने कहा एन। बेटा स्पोर जो है हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड स्टेज को गैमिटोफाइट नाम दिया जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा जब स्पोर जर्मिनेट होगा, जिसको अभी इस चैप्टर में आगे और पढ़ेंगे, जैसे माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन भी होगा, मेगा स्पोर का जर्मिनेशन भी होगा, जहां भी ये पैदा होंगे, ठीक है ना। अभी हमने माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन पढ़ा नहीं पढ़ा? कहां पढ़ा? माइक्रोस्पोर कहां पैदा हुए? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पैदा हुए। तो वहां पैदा होने के बाद में वो माइक्रोस्पोर धीरे धीरे डेवलप भी तो होंगे, किसमें? मेल गेमिटोफाइट में। तो गेमिटोफाइट पैदा होगा। तो कुल मिलाकर स्पोर की जर्मिनेशन से जो स्टेज आती है उसको गैमिटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट। और गैमिटोफाइट की प्लॉइडी एन होती है क्योंकि वो स्पोर के जर्मिनेशन से पैदा हुई है। और गैमेटोफाइट हम किसको कहते हैं? ज्यादा जानकारी चाहिए आपको स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की, तो इसके लिए हमको 11th वाले चैप्टर पर डिस्कशन करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अभी केवल मैं वो रिकॉल करा रहा हूं आपको चीजें। तो जो गैमेटोफाइट जो होगा, जिसको गैमेट प्रोड्यूसिंग फेज कहते हैं, तो गैमेटोफाइट में याद रखिएगा गैमेट पैदा किए जाते हैं, ठीक है। उनमें गैमेटेंजिया होते हैं और उनमें फिर गैमेट प्रोड्यूस किए जाते हैं। यहां तो देखिए मियोसिस होगा, लेकिन गैमेटोफाइट जो होगा ना, उसके अंदर हमेशा ध्यान रखना माइटोसिस होगा। क्या होगा बेटा? माइटोसिस होगा, क्योंकि इसकी प्लॉइडी जो है ना बेटा गैमेटोफाइट की एन है, हैप्लॉइड है, तो मियोसिस तो हो नहीं सकता। यहां पर क्या होगा बेटा? माइटोसिस होगा। और जब बेटा माइटोसिस होगा तो इससे गैमेट पैदा होंगे गैमेटेंजिया के अंदर, ठीक है। जैसे मेल गैमेट, फीमेल गैमेट पैदा होंगे। और फिर गैमेट्स का फ्यूजन होता है जब प्लांट के अंदर, भाई एक स्टेज आती है ना जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में जाइगोट बन जाता है। क्या बनता है बेटा? जाइगोट। जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट जो होता है वो वापस डिप्लॉयड यानी स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और जाइगोट फिर माइटोटिक डिवीजन करके वापस से मल्टी सेलर स्पोरोफाइट बनाता है। ये एक जनरल बात बताई है मैंने, कोई स्पेसिफिक प्लांट ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं मैं सबके लिए कॉमन बता रहा हूं यहाँ पर। कोई ये नहीं कह रहा हूं कि एंजियोस्पर्म में क्या है, जिम्नोस्पर्म में क्या, किस टाइप की लाइफ साइकिल, अभी कोई बात नहीं कर रहा। मेरे कहने का मतलब सीधा सा था, स्पोरोफाइट का मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग फेज, एंड द गैमेटोफाइट का मतलब होता है गैमेट प्रोड्यूसिंग फेज। तो बेटा ध्यान रखिएगा, जो हायर प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में अगर कहूं, तो उनमें स्पोर तो दो टाइप के बनते हैं, एक तो माइक्रोस्पोर, एक मेगास्पोर। मेगास्पोर अभी अपन ने नहीं पढ़ा, कैसे बनेगा आगे आने वाला एक दो क्लास में, लेकिन माइक्रोस्पोर तो पढ़ ही लिया ना हमने। तो अगर कोई माइक्रोस्पोर है जो माइक्रोस्पोरेंजिया में बना है, तो जर्मिनेट जब होगा, तो पहली बात तो माइक्रोस्पोर जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? हैप्लॉइड होगा ना। हैप्लॉइड है तो इसका मतलब क्या होगा? गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये जो स्पोर जब आगे जर्मिनेट होगा, तो पहले तो बनता है बेटा इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट, जिसको हम पोलन के नाम से जानेंगे, और उसके बाद में बनेगा मेच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो उसी पर चर्चा करने वाले। तो बेटा जो भी स्टेज हम कह रहे हैं द पोलन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, क्यों मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा? क्योंकि बेटा उसकी प्लॉइडी जो होती है एन होती है, ठीक है। लेकिन इसमें सुनिएगा, आप बोलेंगे सर पोलन को और स्पोर को दोनों को ही मेल गैमेटोफाइट कहेंगे ना? हाँ कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, गलत कहाँ है? क्योंकि दोनों की प्लॉइडी एन होती है। लेकिन बेटा अगर आपसे ये कहा जाए कि द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट जो आगे अभी मिलेगा, फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, तो फिर आपको माइक्रोस्पोर ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रोस्पोर से पहले पोलन बनेगा, पोलन से फिर मेच्योर मेल गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है तो वो भी मेल गैमेटोफाइट। तो हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोर इज द यहाँ स्पोर का मतलब माइक्रोस्पोर था ना बेटा। फिर से एक बार कर देता हूं इसको यहां, सॉरी, माइक्रोस्पोर कह रहा था मैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर, तो माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट,
क्योंकि उसमें मेल गैमेट पैदा किए जाएंगे ना। ये लाइन ध्यान रखना। दो ही पॉइंट बोले, पोलन और माइक्रोस्पोर दोनों ही मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि मेल गैमेटोफाइट की पहली सेल का नाम क्या होगा, तो फिर आप माइक्रोस्पोर ही कहेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब बेटा मैं यहाँ पर आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ कि हम सोच रहे हैं कि मान लीजिए एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर टेट्राड है, माइक्रोस्पोर टेट्राड के माइक्रोस्पोर अलग अलग हो गए। अब वो माइक्रोस्पोर ही पोलन में बदलने वाले हैं। उस डेवलपमेंट को शायद हम अगली क्लास में बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में। लेकिन एक डायग्राम यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन या स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार। एक मिनट रुकिएगा बच्चों, एक मिनट। हाँ बेटा, अब देखिएगा आप लोग, ये जो डायग्राम आपको दिखा रहा हूं ना मैं बेटा, उसमें सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये एक प्रकार से ये इमेच्योर पोलन है, जिसको आप इमेच्योर पोलन, जिसको आप क्या भी कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर। तो ये तो है बेटा माइक्रोस्पोर, पोलन भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्निकली थोड़ा फर्क होता है जिसको समझना पड़ेगा। ये एक प्रकार से माइक्रोस्पोर है, आप यूं भी कह सकते हैं पोलन का इमेच्योर फॉर्म है, इमेच्योर पोलन भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी ने तो डायरेक्ट लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन। ठीक है, इसलिए हमें दोनों चीजों को क्लियर तो करना पड़ेगा। तो ये माइक्रोस्पोर या इमेच्योर पोलन है, और ये धीरे धीरे पोलन में कन्वर्ट हो रहा है। ये मेच्योर पोलन है, क्या है बेटा, ये मेच्योर पोलन है। पहले समझते हैं स्ट्रक्चर को, फिर आगे लौटेंगे। देखिए, चाहे हम इस डायग्राम को देखें चाहे इस डायग्राम को देखें, पहली बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि कोई भी जो पोलन है ना, कोई भी जो पोलन है या माइक्रोस्पोर जो है, उसके दो कंपोनेंट है। अगर मैं कहूं इसके कितने कंपोनेंट है, तो बेटा दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, टू कंपोनेंट्स, टू पार्ट्स कह सकते हैं। एक है जिसको कहते हैं बेटा, ये जो दिख रही है कवरिंग दिख रही है, इसको कहते हैं बेटा पोलन वॉल। क्या कहते हैं बेटा, पोलन वॉल। और अंदर की तरफ अगर देखेंगे पोलन वॉल के अंदर की तरफ यहां पर, तो आपको सेंटर में मिलेगा बेटा क्या, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे बेटा, प्रोटोप्लाज्म। हर सेल में होता है ना बेटा प्रोटोप्लाज्म। तो यू कह सकते हैं द पोलन कंसिस्ट टू कंपोनेंट, पोलन वॉल एंड द प्रोटोप्लाज्म। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, पोलन वॉल है और प्रोटोप्लाज्म है। अब मैं पहले यहां समझा देता हूं आपको। पहली चीज देखिए कि जो कोई भी पोलन जो होगा ना, उसकी जो पोलन वॉल जो होगी, उसमें बाहर की जो लेयर है, पोलन वॉल में जो बाहर की लेयर, जिसको अपन ने येलो कलर में दिखा रखा है, ये है बेटा एक्साइन। ये क्या है, एक्साइन है। और अंदर वाली जो लेयर है ना बेटा, वो है बेटा इंटाइन। इसका मतलब पोलन वॉल जो है उसके भी दो पार्ट है। पोलन वॉल जो है वो भी दो लेयर से मिलकर बनी हुई है। एक तो आउटर जो है वो तो है क्या, एक्साइन है, और इनर जो है वो इंटाइन है। ठीक है, पोलन वॉल में भी दो पार्ट हो गए,
एक तो एक्साइन हो गई और दूसरा क्या है बेटा, इंटाइन हो गई। ठीक है, एक बात बहुत मोस्ट है, वेरी मोस्ट है, जिसको यहां पर मैं लिख देता हूं, आपके लिए बहुत खास रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन की जब बात करते हैं तो हमें ये भूलना ही नहीं है बिल्कुल। एक तो देखो, कोई भी जो पोलन जो होता है ना, उसका जो शेप अगर कहा जाए, पहले पहले मैं साइज की बात कर लेता हूं। एक अगर मैं साइज की अगर बात कर लूं, तो ध्यान रखना है साइज के केस में जनरली जो है, हम जब बात करते हैं पोलन की साइज की बात करते हैं, तो इसका साइज लगभग, ध्यान रखिएगा, लगभग जनरली अगर कहूंगा 25 से 50, 50 यानी 25 टू 50 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, नीट के लिए बहुत खास क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर होता है, याद रखिएगा क्या, माइक्रोमीटर में, इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार ऑप्शन आता है उसमें हम देखते नहीं कि क्या लिखा है ना, उसकी यूनिट जरूर देखनी पड़ेगी, माइक्रोमीटर होता है। और मैं अगर इसका शेप अगर कहूं, पोलन का शेप अगर कहूं, तो आपको इस डायग्राम, दोनों डायग्राम को देख लीजिए, चाहे इसको देखिए चाहे इसको देखिए, तो इसका जो शेप जो होता है वो कैसा होगा, तो शेप जो होता है वो जनरली स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, ठीक है। अब जो मैं बता रहा था यहां पर, तीसरी चीज जो मैं समझा रहा था आप लोगों को, वो ये था कि कोई भी जो पोलन जो होगा, उसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे, एक तो पोलन वॉल है और दूसरा प्रोटोप्लाज्म है। पोलन वॉल इज अ कवरिंग ऑफ पोलन। ठीक है, और उसके भी दो पार्ट हैं, एक है एक्साइन और दूसरा है बेटा क्या, इंटाइन। पहले एक बार पूरा समझ लेते हैं बेटा। ये जो एक्साइन जो होती है ना, इसके लिए कहा जाता है कि एक्साइन एक तो थिक होती है, मोटी होती है, ऑर्नामेंटल होती है। इसके बाहर आप देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पर जैसे कोई एक तरीके से स्पाइनी स्ट्रक्चर दिखा रखी है, लेकिन बेटा अलग अलग पौधों में ये जो एक्साइन जो होती है ना, इसका जो डिजाइन है और इसका जो पैटर्न जो होता है वो वेरी कर सकता है, अलग अलग पौधों में ये अलग अलग हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी कह रही है एक्साइन शोज द फैसिनेटिंग अरे इन द पैटर्न एंड डिजाइन। ठीक है, याद रखेंगे। अब ये जो एक्साइन जो होती है ना, इस एक्साइन का जो केमिकल कंपोनेंट होता है, एक्साइन का जो केमिकल कंपोनेंट जो होता है ना, वो एक केमिकल होता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। क्या, स्पोरोपोलेनिन। अब यहां ध्यान रखिएगा, पोलन में एक्साइन स्पोरोपोलेनिन नाम के केमिकल से बनी होती है, और स्पोरोपोलेनिन एक प्रकार से इस अर्थ में अभी तक ज्ञात किया जाने वाला हार्डेस्ट या टफेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऐसा माना जाता है कि स्पोरोपोलेनिन जो है उसका न तो फिजिकल, न ही केमिकल, न ही बायोलॉजिकल किसी भी तरीके से डिग्रेडेशन नहीं होता है। एनसीईआरटी की एक लाइन है, इट कैन विथ स्टैंड द हाई टेम्परेचर एसिड्स एंड एल्कलाइन और नो एंजाइम येट टू डिस्कवर्ड दैट कैन डिग्रेड द स्पोरोपोलेनिन। मतलब ऐसा कोई भी रसायन नहीं, मतलब ऐसा कोई भी एंजाइम अभी तक नहीं पता चला है जो कि स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सकता है, ये नॉन डिग्रेडेबल होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसी वजह से स्पोरोपोलेनिन की प्रेजेंट के कारण ही जब कोई प्लांट फॉसिल बन जाता है ना, अगर मान लीजिए कभी, ऐसा नहीं कि हर प्लांट फॉसिल बनता है, ये फॉसिलाइजेशन एक लंबे समय का परिणाम होता है। तो जो प्लांट फॉसिल बन जाते हैं लंबे समय तक, मान लीजिए अर्थ क्रस्ट के अंदर दबे रहते हैं, उनके जो पार्ट जो होते हैं, रिमेनिंग पार्ट जो होते हैं, जो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, जब वो पड़े रहते हैं, तो उसकी बात हो रही है। तो ऐसा माना जाता है कि फॉसिल कंडीशन में भी ये जो पोलन जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, जीवित बने रहते हैं, अलाइव रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर पाया जाता है स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, जो उन्हें डिग्रेडेशन या उनका डिग्रेडेशन नहीं होने देता है।
अब आप देखिए ये जो एक्साइन है, इस एक्साइन पर आपको यहाँ पर एक जगह दिखाई दे रही है, यहाँ भी और यहाँ भी। ये जो जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है और इसको जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जर्म पोर्स। क्या बोलते हैं? जर्म पोर्स बोलते हैं। आप यूं कह सकते हैं एक्साइन जो होती है उसमें जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है, पोलन वॉल में जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है, उसको जर्मपोर कहा जाता है। और ये जो जर्मपोर वाला जो पार्ट होता है, इसका काम क्या होता है समझिएगा। जब हम बात करें बाहर एक्साइन है तो अंदर एंटाइन है बेटा। ये जो अंदर एंटाइन जो होती है वो लचीली होती है, इलास्टिक होती है, मोटी नहीं, पतली लेयर होती है, थिन लेयर होती है, जो कि पैक्टोसेल्लोज यानी सेल्लोज एंड पैक्टिन से बनी हुई होती है। जब ये माइक्रोस्पोर या पोलन जो भी मैं कहूं, जब जर्मिनेट होता है ना आगे, तो एक ट्यूब बनती है इनसे, पोलन ट्यूब। आगे पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में। तो ये जो इंटाइन जो होती है वो इसी जगह से यानी इस जर्मपोर वाली जगह से ही पोलन ट्यूब के रूप में बाहर आएगी। इंटाइन जो है जब ये जर्मिनेट होगा तो इंटाइन जो होगा इसी जगह से जर्मपोर वाले भाग से पोलन ट्यूब के रूप में बाहर आएगी। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए अब बात करते हैं कि ये तो हो गई जर्मपोर। और जर्मपोर के नंबर याद रखिएगा, जो डाइकोट्स होते हैं उनके अंदर जो पोलन होता है उसमें 3 जर्मपोर प्रेजेंट होते हैं, जबकि मोनोकोट्स के अंदर जो पोलन होता है उसमें जर्मपोर के नंबर जो होते हैं कितने होते हैं? 1 होता है, दोनों 1 होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात करते हैं इस, ये तो हो गई एक्साइन और ये हो गया एंटाइन। उसके अंदर यहां जो लेयर दिख रही है बेटा, ये है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आप सबको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो सराउंडेड घिरा हुआ जो भी कंप्लीट पार्ट होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का पूरा पार्ट प्रोटोप्लाज्म है, तो प्रोटोप्लाज्म आ गया। और प्रोटोप्लाज्म में भी 2 चीजें, ये तो हो गया बेटा न्यूक्लियस। क्या हो गया बेटा? न्यूक्लियस, जो कि एन होगा ही। और उसके अलावा जो भी बच जाता है बेटा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म। बात क्लियर हो गई क्या? अभी तक मैंने पोलन और माइक्रोस्पोर को लगभग लगभग एक ही बात कही है, कोई फर्क वाली बात की नहीं। अब फर्क समझिएगा बेटा। क्या होता है जब ये माइक्रोस्पोर आगे डेवलपमेंट करता है तो माइक्रोस्पोर में जिसकी प्लॉइडी एन है, इसको इमेच्योर पोलन भी कह रहा हूं मैं, तो ये माइक्रोस्पोर जो होता है ना माइटोटिक डिवीजन कर देता है, एक माइटोसिस करता है। सबसे पहले एक माइटोसिस होता है ना। जब एक माइटोसिस होगा तो इसमें 2 सेल्स बन जाती है। इस डायग्राम को आप देखिएगा, इस डायग्राम में देखिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इंटाइन है उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो पार्ट दिख रहा है उसके अंदर 2 सेल्स हैं। एक तो बेटा ये बड़ी सेल्स है जो ज्यादातर हिस्से को घेरी है ना पूरी, ये बड़ी सेल है। और इस सेल का नाम है बेटा क्या? वेजिटेटिव सेल। क्या है? वेजिटेटिव सेल। प्लॉइडी एन ही होगी, याद रखिएगा। और दूसरी जो रेड कलर में बनाई है ना बेटा, ये है बेटा जनरेटिव सेल। क्या है? जनरेटिव सेल। तो कुल मिलाकर यहां पर एक 2 सेल्ड स्टेज आ गई। जब माइक्रोस्पोर ने माइटोसिस किया तो एक 2 सेल्ड स्टेज बन गई है, 2 सेल्स वाली स्टेज बन गई है। और बेटा यही जो है एक प्रकार से पोलन है, आप पोलन कहो चाहे मेच्योर पोलन कहो, ये 2 सेल्ड स्टेज में है। कौन सा है? 2 सेल्ड स्टेज में है। तो माइक्रोस्पोर जब 2 सेल्ड स्टेज में चला जाता है ना बेटा, तो हम उसको पोलन कह देते हैं। सीधी सी बात है। आप पोलन को रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं, क्योंकि अभी आगे मैच्योर मेल गैमेटोफाइट भी बनेगा। ठीक है, चलिए तो हम यहां पर आगे बढ़ते हैं, अपने काम को देखते हैं। यहां पर हमने क्या कहा, गौर कीजिएगा। सबसे पहले हमने कहा जो पोलन वॉल जो थी, ठीक है, पोलन वॉल जो है, इस पोलन वॉल में 2 चीजें हैं या इसके 2 कंपोनेंट है, 2 लेयर्स कह सकते हैं। ठीक है, पोलन वॉल में भी 2 लेयर्स प्रेजेंट हैं। पहला है एक्साइन। ठीक है, क्या है बेटा? एक्साइन। एक्साइन इज द आउटर मोस्ट थिक
एंड ऑर्नामेंटल। लेयर। ऑर्नामेंटल को हम लोग हिंदी भाषा में अलंकृत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग पौधों में उसका डिजाइन अलग अलग मिलता है। ठीक है, तो ये एक्साइन जो होती है सबसे बाहर की होती है, थिक होती है, ऑर्नामेंटल होती है। जो एक महत्वपूर्ण लाइन मैंने कहा था, इट शोज फैसिनेटिंग अरे इन द पैटर्न एंड डिजाइन। ठीक है, और मैंने कहा कि ये जो आपके एग्जाइन है इसके लिए खास बात क्या बताई, वह एक और पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा ये, है ना, स्पोरोपोलेनिन, जिसके लिए हमने कहा स्पोरोपोलेनिन जो है, स्पोरोपोलेनिन, इसके कैरेक्टर जरूर याद रखिएगा ना बेटा। स्पोरोपोलेनिन की एक खास बात, एक जनरली पूछ लेते हैं कई जगहों पर टेस्टों में, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, वो भी याद रहे तो ठीक है। पहली बात तो एक कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव है। क्या है? कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव मान लो। ठीक है, कैरोटिनॉइड से बना होता है। और मैंने कहा कि ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये कैसा होता है? हार्डेस्ट या टफेस्ट ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस yet to known, अभी तक ज्ञात सबसे ज्यादा कठोर क्या है ये बेटा? कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि ये जो है, आपको अगर मैं कहूं, ये जो स्पोरोपोलेनिन जो है, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, अलग से फिर बात कर लेंगे, इंटाइन की भी बात कर लेंगे। अगर मैं कहूंगा इसकी बात कर रहा हूं ना, किसकी? स्पोरोपोलेनिन की बात कर रहा हूं, स्पोरोपोलेनिन की बात कर रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। तो स्पोरोपोलेनिन के लिए हमने कहा स्पोरोपोलेनिन सबसे कैसा, ये टफेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो इसका कोई भी डिग्रेडेशन नहीं होता है, इट इज नॉन डिग्रेडेबल। अब नॉन डिग्रेडेबल बाय अगर कहें, यानी कैन विथ स्टैंड, जैसा मैंने आपको कहा था, कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्केलाई। और एक खास बात और बताई थी, नॉट एंजाइम इज yet to discover।
that can degrade it. ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, और इसी वजह से ही, इसी कारण से ही बेटा इसके स्पोरोपोलेनिन की वजह से ही याद रखिएगा कि जो माइक्रोस्पोर या पोलन कैन प्रिजर्व ड्यू टू दिस पोलन कैन रिमेन प्रिजर्व्ड इन फॉसिल्स। फॉसिल्स के अंदर भी ये जिंदा बचे रह जाते हैं, किसकी वजह से बेटा, किसकी वजह से बेटा, स्पोरोपोलेनिन की वजह से। याद रखिएगा ये नॉन डिग्रेडेबल होता है, ये हाई टेम्परेचर, हाई स्ट्रॉन्ग जो एसिड्स एल्कलाई वगैरह जो होते हैं उनसे भी नष्ट नहीं होता है। कोई भी एंजाइम अभी तक नहीं खोजा गया है जो कि इसको डिग्रेड कर सके। ठीक है, इसी वजह से क्या है कि फॉसिल कंडीशन में भी ये बचे रहते हैं। कौन? पोलन्स। और अगर मैं बात करता हूं, छोटी सी अगर बात करूं कि जो इंटाइन जो है, यानी दूसरा जो पार्ट है इंटाइन, ठीक है, इंटाइन जो है वो कैसी थी? इंटाइन की अगर मैं बात करता हूं, इंटाइन जो था कैसे थी? थिन होती है, इलास्टिक होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है, और किससे बनी होती है? ध्यान रखना है, मेड अप ऑफ अगर कहा जाए तो किससे बनी होती है? पैक्टिन एंड सेल्यूलोज। मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेल्यूलोज। सेल्लो से और पैक्टिन से बनी होती है, इसीलिए बेटा इसको यूं कह सकते हो कि ये पैक्टोसेल्लो से बनी हुई होती है। ठीक है, तो बेटा अब हम लोग जो बात करने वाले हैं आगे, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, थोड़ी सी बात बची है कि मैंने कहा जो इंटाइन का अगर फंक्शन ऑफ इंटाइन अगर कहूं, जो कि पतली लेयर थी, उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ ए पोलन ट्यूब। ठीक है, याद रहेगी बात। इसी में हमने एक बहुत खास पॉइंट और देखा कि क्या है जर्मपोर। जर्मपोर क्या है अगर कहा जाए तो आपको अभी अभी बात हुई थी कि जर्मपोर पाए किस पर जाते हैं? अगर कहे कि एक्साइन पर या इंटाइन पर बेटा, एक्साइन पर या इंटाइन पर, तो हम कहेंगे कि जो एक्साइन वाला पार्ट है या पोलन वाला पार्ट है, जहां पर क्या एब्सेंट होती है बेटा? स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। द प्लेस ऑफ ए पोलन वॉल, लोकेशंस ऑफ द पोलन वॉल कह सकते हैं, वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। ठीक है, और इनके नंबर्स मैंने आपको बताए थे। अगर कहा जाए नंबर्स ऑफ जर्मपोर, याद रखने वाली बात है, नंबर्स ऑफ जर्मपोर कितने बताए बेटा? तो डाइकोट्स के अंदर तो जो पोलन होगा उसमें 3 जर्मपोर होंगे, और मोनोकोट जो होंगे उनके अंदर 1 जर्मपोर पाया जाएगा। क्या? पोलन वॉल में। ठीक है, और इन्हीं जगह से
मैं यूं कहूं कि जर्मपोर वाले पार्ट से ही इट फैसिलिटेट द formation of pollen tube. पोलन ट्यूब इसी जगह से बेटा बाहर निकलती है, ये रास्ता प्रदान करता है, पैसेज प्रोवाइड करने का काम करेंगे ये क्या, जर्मपुर। ये हो गई बात। अब एक चीज जो मैंने कही आप लोगों को कि जो मेच्योर पोलन जो होता है, मेच्योर पोलन बहुत खास लाइन थी ना अभी, कि कोई भी जो मेच्योर पोलन जो होता है उसके अंदर कितनी सेल्स पाई जाती हैं, तो ध्यान रखना है इन द मेच्योर पोलन, या ये कह सकते हैं मेच्योर पोलन कंसिस्ट, ठीक है, इन द मेच्योर पोलन टू सेल्स आर फाउंड। क्योंकि हमने कहा था कि माइक्रोस्पोर में डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन, तो पहले टू सेल स्टेज आएगी, है ना, मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में वापस से बात करनी है हमें, ठीक है। पहला क्या बताया था बेटा, एक तो वेजिटेटिव सेल, और दूसरी होती है बेटा क्या, जनरेटिव सेल। दूसरी सेल का नाम क्या है बेटा, जनरेटिव सेल। एक बार वापस डायग्राम देख ले, एक बार वापस डायग्राम देखते हैं हम लोग। बेटा देखिएगा कि ये जो टू सेल स्टेज दिख रही वास्तव में यही तो है मेच्योर पोलन। तो इसमें जो बड़ी वाली सेल है वो तो वेजिटेटिव सेल, और छोटी वाली सेल जो रेड कलर में दिखाई है वो है क्या, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल्स के अंदर ना फूड रिजर्व पाए जाते हैं, मोस्ट अबंडेंट फूड रिजर्व आर प्रेजेंट। और इसका जो न्यूक्ली जो है ना, जिसको मैंने ग्रीन कलर में दिखा रखा है, ये लार्ज होता है और साथ में इरेगुलर शेप्ड होता है। और असल में ये पोलन जब स्टिग्मा के ऊपर जब जाएगा, देखो अभी ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया में हो रहा है कि माइक्रोस्पोरम पोलन में कन्वर्ट हुआ है, टू सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हुए, लेकिन फिर बाहर भी तो रिलीज होंगे ना। तो बाहर रिलीज होकर जब स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेंगे, फीमेल पार्ट के ऊपर स्टिग्मा पर पहुंचेंगे, तो उस समय जो वेजिटेटिव सेल ही पोलन ट्यूब के रूप में आएगी, जिसमें बाहर की तरफ आपको कह सकता हूं कि इसकी जो इंटाइन की लेयर भी होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर भी होगी, ठीक है। आ रही है बात समझ में। और ये जो दिख रही है आपको कौन सी वाली सेल बेटा, जनरेटिव सेल, जो छोटे साइज की है। जनरेटिव सेल क्या करती है, जब यहां से पोलन ट्यूब जब बाहर आएगी वेजिटेटिव सेल के रूप में, वेजिटेटिव सेल इस जगह से जब पोलन ट्यूब के रूप में बाहर निकलेगी, अगली क्लास में ध्यान रखिएगा, तो उस समय जनरेटिव सेल भी उसी में आगे आगे बढ़ेगी। और जनरेटिव सेल जो होती है उसका काम होता है बेटा, ये माइटोटिक डिवीजन करके, जनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन करके दो मेल गैमेट बनाएगी, जिससे हमारे पास टोटल 3 सेल हो जाएंगे। एक तो वेजिटेटिव सेल जो कि लार्ज सेल है ही, ठीक है, और साथ में क्या है बेटा, दो मेल गैमेट्स भी मिलेंगे, 3 सेल्ड स्टेज बन जाएगी। तब हम जाकर इसको मेच्योर मेल गैमेटोफाइट नाम देंगे। और ये जो जनरेटिव सेल जो होती है ना, ये शुरू में तो इस वेजिटेटिव सेल की वॉल से चिपकी रहेगी, अगली क्लास में बात होगी, है ना, वॉल से चिपकी रहेगी, लेकिन बाद में इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर वो फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है, ठीक है। अभी फिलहाल इतनी ही बात कर रहा हूं मैं यहाँ। हाँ, तो वेजिटेटिव सेल में क्या कहा मैंने, थोड़ा सा समय बचा है बेटा। वेजिटेटिव सेल जो होती है वो लार्ज साइज्ड सेल है, न्यूक्लियस इज लार्ज एंड, याद रखिएगा बहुत खास लाइन है ना, आपने वो क्वेश्चंस देखे होंगे आपके कि कितने स्टेटमेंट सही हैं कितने स्टेटमेंट गलत हैं, उनके लिए बहुत खास क्वेश्चन बनता है, लार्ज एंड इरेगुलर शेप्ड।
तीसरा मैंने कहा मोस्ट अबंडेंट फूड रिजर्वायर प्रेजेंट। ठीक है। और जैसा हमने कहा, ध्यान दीजिएगा, इनका अगर फंक्शन अगर कहें, अच्छा इसका जो न्यूक्ली जो मैंने बताया ना, जो लार्ज और इरेगुलर शेप्ड होता है, इस न्यूक्ली को ट्यूब न्यूक्ली के नाम से हम जानेंगे। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में इसको ट्यूब न्यूक्ली के नाम से जानेंगे, जो सबसे आगे रहेगा, पोलन ट्यूब में सबसे आगे रहेगा। ठीक है, तो इसका फंक्शन जो है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। और दूसरी जो जनरेटिव सेल थी वो स्मॉल साइज होती है, छोटे आकार की होती है। ठीक है ना बेटा। इसकी खास बात है कि इसका जो प्रोटोप्लाज्म का हो चाहे साइटोप्लाज्म का हो, इसका साइटोप्लाज्म का हो या प्रोटोप्लाज्म का हो, वो डेंस होता है। न्यूक्ली भी अगर कहूंगा तो स्मॉल ही मिलेगा। ठीक है, ये बेटा स्पिंडल शेप्ड होती है, याद रखना, स्पिंडल शेप्ड। आप क्रमी रूपी यानी वर्मी फॉर्म भी कह सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना, वर्मी फॉर्म्ड कह दें या स्पिंडल शेप्ड कह दें। ठीक है, और ये जो होती है कहां पर पाई जाती है, इट फ्लोट्स, बाद में, शुरू में नहीं बेटा, शुरू में तो वेजिटेटिव सेल की वॉल से चिपकी हुई रहती है। इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ कौन सी सेल बेटा, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये तैरती रहती है। और अगर कहा जाए कि इसका फंक्शन क्या है बेटा, इसका फंक्शन क्या है, तो ये माइटोसिस करके दो मेल गैमिट बनाती है, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ टू मेल गैमेट्स। बाय द माइटोसिस। ठीक है, बाय द माइटोसिस। ठीक है, एक बात मैं यह कहूंगा, इनकी प्लॉइडी ना भूलें, इसकी प्लॉइडी भी एन है और इसकी प्लॉइडी भी बेटा क्या है, एन है। कुल मिलाकर बेटा जब माइक्रोस्पोर ने माइटोसिस किया तो टू सेल्ड स्टेज यानी पोलन बन गया। और मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में नीट का खास खास क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ, ठीक है, वेरी मोस्ट लाइन, इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में, यूं कह सकते हैं मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में भी 60% जो है, मोस्ट ऑफ में आ जाएंगे ना, इन द मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन रिलीजेस फ्रॉम द एंथर कहें चाहे माइक्रोस्पोरेंजिया कहें। ठीक है, पोलन पोलन रिलीजेस फ्रॉम एंथर या माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसको हम पोलिनेशन कहते हैं ना, पोलिनेशन का मतलब है एंथर से पोलन का रिलीज होकर स्टिग्मा पर पहुंचना, पोलिनेशन। ठीक है, इसके टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग। टेक्स प्लेस इन, याद रखिएगा, टू सेल्ड स्टेज। क्या, टू सेल्ड स्टेज। ठीक है ना, टू सेल्ड स्टेज कौन कौन सी हुई, एक तो वेजिटेटिव सेल हो गई,
और एक हो गई जनरेटिव सेल। ठीक है, लेकिन देखिए मोस्ट ऑफ में तो ये होता है, टू सेल स्टेज में बाहर निकलते हैं, फिर जाकर वहां पर स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तब जाकर वेजिट जनरेटिव सेल डिवाइड होती है और फिर 3 सेल वाली स्टेज यानी 3 सेल्ड मेच्योर मेल गैमेटोफाइट बन जाता है। लेकिन एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। लेकिन रिमेनिंग अगर इन द रिमेनिंग, अब कितने परसेंट एंजियोस्पर्म बच गए, कितने परसेंट एंजियोस्पर्म बच गए? 40%। प्लांट्स कहें एंजियोस्पर्म ज्यादा बेहतर है, एंजियोस्पर्म इट अकर्स, यानी ये जो बाहर निकलना है, पोलन्स का बाहर निकलना है इन 3 सेल्ड स्टेज। उनमें क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल है ना, इन 40% में, इनमें जनरेटिव सेल जो होती है ना, वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही डिवाइड भी हो जाएगी। मतलब अभी माइक्रोस्पोर से 2 सेल्ड स्टेज भी बनी और फिर वहीं पर जनरेटिव सेल भी डिवाइड हो गई, तो जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट बन गए, तो टोटल 3 सेल्स हो गई ना, तो 3 सेल बनेंगी और फिर बाहर निकलेंगे। लेकिन वो 40% में होता है, ज्यादातर में ये 2 सेल्ड स्टेज में ही बाहर निकलते हैं। ठीक है, 3 सेल्ड स्टेज, तो 3 सेल्ड स्टेज का मतलब क्या है? एक तो वेजिटेटिव सेल होगी जो कि लार्ज सेल है, और जनरेटिव सेल तो डिवाइड हो चुकी ना बेटा, तो 2 मेल गैमेट्स बन जाएंगे, 2 मेल गैमेट्स बन जाएंगे। तो बेटा इस तरीके से ये जो पोलन है, जिसको मैंने कहा था एक प्रकार से आप माइक्रोस्पोर पोलन टर्म एक साथ लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा तकनीकी शब्द तो है। माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, पोलन इज अ रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट, 2 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट है, और मेच्योर मेल गैमेटोफाइट जो बनेगा बाद में ज्यादातर प्लांट में स्टिग्मा पर जाने पर वो होगा 3 सेल्ड स्टेज में। तो बेटा कुल मिलाकर आज हमने पढ़ा है, पहली बात तो हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात की, और फिर हमने पोलन की स्ट्रक्चर के बारे में बात की। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। चैनल पर लगातार बने रहने के लिए आपको क्या काम करना है? सबसे पहला काम इसको सब्सक्राइब करना है, और लाइक और कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिन बच्चों को ज़रूरत हो, ख़ास तौर से अच्छे से पढ़ने की कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है, तो ताकि उनके लिए भी जो है ये काम में आ सके ये वीडियोस वगैरह। ठीक है, तो बेटा बहुत बहुत धन्यवाद।